हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो MPS 003 यानी कि इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का जो पेपर है वो आपका सबसे पहला पेपर होने वाला है। जो पुरानी डेट शीट थी उसके अकॉर्डिंग MPS 1, 2 एंड 4 आपके पहले थे, 3 लास्ट में था। बट नाउ हमें पहले MPS 003 के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा। अगर आप अपने MPS के जो भी सब्जेक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4 चारों के लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज करना चाहते हो तो जो नंबर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, तो अगर आप नोट से पढ़ लेते हो तो क्या होगा कि आपका जो फुल रिवीजन है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। और आपके एग्जाम में अगर 80+ मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी ओवरऑल जो मार्कशीट है सेकेंड ईयर में फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकेंड ईयर में फिर आपको टोटल 8 पेपर देने हैं, वहां पर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपके लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो कम से कम 80+ रहे, ताकि सेकेंड ईयर में अगर आप थोड़ा बहुत कम भी स्कोर करते हो तो कोई इशू ना आए। MPS 003 का अगर मैं कंपैरिजन करूं आपके बाकी के MPS सब्जेक्ट से, तो हम देखते हैं कि ये आपको लिटिल बिट इजी लगेगा उन सभी से, बिकॉज ये इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है। MPS के जो कोर्सेज हैं उनके लिए हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं ऑलरेडी। तो MPS 1 की एक लाइव क्लास हमारे लाइव चैनल पे हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना है तो उसके लिए आप क्या करोगे कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल का लिंक मिलेगा। सो आपको क्या करना है कि लाइव चैनल पे जाना है और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जब भी आपके कोड की क्लास आएगी तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। फिर आप वो क्लासेस को देख सकते हो, या फिर आपको जो भी और भी डिटेल्स चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो अभी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है आप उससे भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पे मैं सारी की सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ, और जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होती है उनके लिंक वगैरह भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है। सो ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। यहाँ पे मैं टॉप 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको मीडिया के रोल को एनालाइज करना है, पब्लिक पॉलिसीज को बनाने में और पब्लिक ओपिनियंस में जो मीडिया है उसका क्या रोल होता है। ठीक है। हम सभी को पता है कि जो मीडिया है उसमें आपके अलग अलग जो चैनल्स आते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, ये सब आता है। और उसमें आपका इंटरनेट, सोशल मीडिया भी आता है। तो मीडिया से तात्पर्य समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे संचार माध्यमों से है जिनके द्वारा जनता तक सूचना पहुंचाई जाती है। ठीक है। तो मीडिया हमारी कैसे हेल्प करता है? मीडिया क्योंकि जन संचार का माध्यम है, तो हम तक सूचना पहुंचाने का काम जो है वो मीडिया करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि मीडिया के रोल के बारे में बताना है, लोगों के ओपिनियंस को चेंज करने में और जो लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनके अंदर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है कलेक्टिव व्यू एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। लोगों का क्या दोस्तों? कलेक्टिव व्यू। ठीक है। कलेक्टिव व्यू उनका जो है एटीट्यूड किसी भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू पे। पॉलिसी का मतलब होता है वो एक्शंस और डिसीजंस जो सरकार लेती है। तो यहाँ पे हम 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक है मीडिया, दूसरा है आपका पब्लिक ओपिनियन जो जनता का ओपिनियन होता है, और तीसरा है आपकी पब्लिक पॉलिसीज। तो ये तीनों क्या होती हैं इन्हें हम पहले डिस्क्राइब करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जनमत से तात्पर्य क्या है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर लोगों के सामूहिक विचारों और दृष्टिकोण से, जबकि जन नीतियां वे निर्णय और कार्य हैं जिन्हें सरकार जनता की समस्याओं के समाधान हेतु अपनाती है। ठीक है। तो जनमत हो गया आपका और नीतियां हो गया, फिर होगा आपका बैकग्राउंड। ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर हम बात करेंगे कि आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर जो मीडिया है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में मीडिया सरकार और नागरिकों के बीच एक सेतु का कार्य करती है। कैसे करती है?
क्योंकि ये लोगों को महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी देता है, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करता है और ओवरऑल जो है पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेस को इम्पैक्ट डालता है। नाउ अब पब्लिक ओपिनियन कैसे क्रिएट होता है मीडिया के माध्यम से, तो पहली चीज ये होती है कि जो मीडिया है वो सूचना का प्रसार कर रहा है, इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है लोगों तक, जिसकी वजह से जो नागरिक हैं वो अपने एक सूचित मत क्रिएट कर पाते हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर। अब वो मुद्दा आपका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल कोई सा भी हो सकता है। तो मीडिया के माध्यम से क्या होता है कि नागरिकों को सूचना मिलती है, जब उन्हें परफेक्ट सूचना मिलती है तो फिर उनका एक ओपिनियन क्रिएट होता है। दूसरा जो काम मीडिया करती है नागरिकों के लिए वो ये है कि अवेयरनेस जगाती है, जन जागरूकता का निर्माण करना इसका काम है, जैसे कि पॉवर्टी, करप्शन, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स, ह्यूमन राइट्स, ये सारे मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। और मीडिया डिसाइड करती है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। एज अ रिजल्ट कुछ जो टॉपिक्स हैं वो पब्लिक डिबेट के सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। एंड चौथा जो काम मीडिया करती है, जिस मैनर में वो न्यूज को दिखाते हैं डिपेंड करता है ना। देखो उनका किसी भी मुद्दे को दर्शाने का जो अपना प्रस्तुति का जो तरीका होता है वो भी लोगों की धारणाओं को प्रभावित करता है। तो ओवरऑल लोगों का जो दृष्टिकोण और उनकी धारणाएं हैं उन्हें प्रभावित करने का काम है मीडिया का, लोगों के एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस को, ठीक है, एक शेप प्रोवाइड करना। और डेमोक्रेसी को, लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है मीडिया। तो वो एनकरेज करता है सिटीजन्स को सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, इन डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो ओवरऑल मीडिया क्या कर रहा है, डेमोक्रेटिक कल्चर को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे। रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन को किस तरीके से मीडिया ने शेप प्रोवाइड किया। अब दूसरा, जब सरकार लोगों के लिए नीतियां बना रही है तो वहां पे नागरिकों की जो नीतियां बन रही है वहां पे मीडिया सरकार के लिए क्या करता है। तो जो भी पब्लिक इश्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट की अटेंशन में मीडिया लेकर आता है, मीडिया हाईलाइट करता है उन इश्यूज को जो नागरिक फेस करते हैं, और पॉलिसी मेकर्स जो है ना उनके नोटिस में यहाँ से वो मुद्दे आ जाते हैं। और एक प्रहरी की तरह, क्योंकि जो मीडिया है वो सरकार की नीतियों के ऊपर एक नजर रखता है, अगर कहीं पे भी करप्शन होता है या पावर का मिसयूज होता है तो उन लोगों को एक्सपोज करने का काम मीडिया का है। तो पहला काम हो गया बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो सरकार की अटेंशन में लेकर आना, क्योंकि देश में कोने कोने तक तो सरकार नहीं जाएगी। तो जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं वो सरकार की अटेंशन में मीडिया लेकर आती है, वो एक वॉचडॉग की तरह काम करती है और पॉलिसी डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो मीडिया द्वारा उत्पन्न जो सार्वजनिक बहसें हैं वो सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं, जो सरकार है वो पॉलिसीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक फीडबैक, अब क्योंकि सरकार ने कोई भी निर्णय लिया है तो नागरिक वहां पे अपने व्यूज और अपने ग्रीवेंसेस को दर्शाते हैं, जो भी उन्हें शिकायतें होती हैं। तो इसकी वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पब्लिक की नीड्स को भी जान पाते हैं। मीडिया के माध्यम से जो जनता है वो अपनी जो भी उनकी शिकायतें हैं वो सरकार तक पहुंचाती है। ओवरऑल जो मीडिया है वो इंश्योर करता है कि जो हमारी सरकारें हैं वो अकाउंटेबल रहें और गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब पारदर्शिता बढ़े। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है मीडिया के, पहला क्या कि वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, क्योंकि उससे जो नागरिक है उनका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है। सिटीजन्स को एम्पावर करने का काम है, सरकार की उत्तरदायित्व क्षमता को बढ़ाना भी मीडिया का काम होता है, और जो भी सामाजिक परिवर्तन है ये उसे प्रोत्साहित करते हैं, समाज में परिवर्तन लेकर आने का भी काम करते हैं। पर मीडिया के सामने कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि कई बार फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचाई जाती है। मीडिया कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फेवर करता है जहां पे हमें बायस देखने के लिए मिलता है, और सनसनीखेज जो प्रस्तुति ये करते हैं, एक्सेसिव फोकस कर देते हैं कभी कभी दूसरे मुद्दों से, मेजर जो मुद्दे होते हैं वहां से लोगों का ध्यान भटका के अटेंशन कहीं और फोकस कर देना, इसकी वजह से कुछ इश्यूज आते हैं। और क्योंकि मीडिया इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट होती है तो वो बिजनेस और पॉलिटिकल प्रेशर्स के से भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, मतलब कि दूसरे लोगों का जो पॉलिटिकल प्रेशर है, बड़ी बड़ी पार्टीज के प्रेशर में भी मीडिया रहता है। तो हमने पूरा इन डिटेल आंसर डिस्कस किया है। पहले हमने एक इंट्रोडक्शन देना है, देन उनके बैकग्राउंड के बारे में बताना है,
फिर मीडिया का पब्लिक ओपिनियन में क्या रोल है, पॉलिसीज में क्या रोल है, मीडिया के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, एंड देन आप फाइनल एक कंक्लूजन दे दोगे। तो इस तरीके से आपका एक लॉन्ग 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो मीडिया का क्रिएट हो जाएगा। अब पता है क्या है कि मीडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने के लिए काफी बार मिलता है। तो ओवरऑल हम क्या समझ चुके हैं कि जो मीडिया है उसने एक वाइटल रोल प्ले किया है पब्लिक ओपिनियंस को शेप प्रोवाइड करने में, नागरिकों को इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाने में। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं मीडिया के सामने जिन्हें एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है। तो मीडिया जनमत निर्माण और जन नीतियों को प्रभावित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकों को सूचना प्रदान करके, जागरूकता को बढ़ाकर, पारदर्शिता को प्रोत्साहित करके एक प्रहरी की तरह मीडिया काम करता है। सो एट द फाइनल हम एक लाइन लिख के अपने आंसर को एंड कर सकते हैं, दैट मीडिया इज ऑफन कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी मेकिंग। तो चौथा स्तंभ है, ये लाइन आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो या लास्ट में, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आज का जो समय है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। जो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी हैं। तो सिविल सोसाइटीज आपके इंडिपेंडेंट लाइक एनजीओ हो गए, कम्युनिटी ग्रुप हो गए, जो किसी सरकार के अधीन रहकर काम नहीं करते हैं। तो सिविल सोसाइटी का क्या रोल है आज के समय में? सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि सिविल सोसाइटी आखिर क्या होती है। तो ये हमारे वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें आपके गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक समूह, ये सब आ जाते हैं जो राज्य और बाजार से स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम क्या देखते हैं कि जो सिविल सोसाइटीज हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टर की तरह सामने आए हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटीज भी गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उनको लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाती हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप क्या देखते हो कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, टेक्नोलॉजी की कनेक्टिविटी है देशों के बीच में, वो बढ़ चुकी है। और आज के समय में जो गवर्नमेंट और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनका काफी इन्फ्लुएंस भी बढ़ चुका है। तो वैश्वीकरण ने देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, तकनीकी संपर्क और सीमा पार अंतरक्रियाओं को बढ़ावा दिया है। जैसे जैसे सरकारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ा, नागरिक समाज संगठनों ने जनहित का प्रतिनिधित्व करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और सामाजिक चिंताओं को उठाने का कार्य किया है। ओवरऑल सिविल सोसाइटीज का क्या रोल है? तो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखो जो एनजीओज वगैरह होते हैं ना, वो कहीं पे भी मानव अधिकारों का हनन हो रहा होता है तो वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो एडवोकेट करते हैं ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, वो अवेयरनेस जगाते हैं। कहीं पे भी वॉयलेशन हो रहा होता है इन सब चीजों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं, सरकार को न्यायपूर्ण जो नीतियां हैं वो अपनाने पर उनका दबाव होता है। डेमोक्रेसी को सुदृढ़ करना, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि नागरिकों के पार्टिसिपेशन को गवर्नेंस में बढ़ाना, और जो भी पॉलिसी या डिसीजंस बनाए जा रहे हैं वो नागरिक के हित में होने चाहिए। तो सिविल सोसाइटीज भी सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को क्या करती हैं? प्रमोट करती हैं। ठीक है, उसके अलावा वो सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। मैनी सिविल सोसाइटी ग्रुप जो है वो सरकार के कामों को मॉनिटर भी करते हैं, यानी कि जब भी करप्शन वगैरह को एक्सपोज करना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को लेकर आने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि वे पारदर्शिता और उत्तरदायी शासन को प्रोत्साहित करते हैं। और हम देखते हैं कि एनजीओज का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो एनवायरनमेंट के लिए है। कहीं पे भी जाके नदियों को क्लीन करना, कहीं पे भी अगर आप देखते हो डैम्स वगैरह के लिए आंदोलन करना। तो सिविल सोसाइटी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एडवोकेट करते हैं और एनवायरमेंटल जस्टिस को एडवोकेट करते हैं। तो जो भी एनजीओ और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी एलिवेशन, इन सब चीज़ों में क्या करते हैं गाइस? कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और ग्लोबल लेवल पे भी करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी आपके एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में कोलैबोरेट कर पाते हैं, वो एक साथ काम करते हैं ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, इन इश्यूज के ऊपर। एट द लास्ट आप इसे क्रिटिकली इवेलुएट करोगे कि इसके क्या क्या मेजर बेनिफिट्स हैं और क्या इसके नेगेटिविटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो सारे बेनिफिट्स तो हमने यहाँ पे देख ही लिए हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं जो आप बताओगे कि किस तरीके से जो सिविल सोसाइटीज हैं वो हमारे देश के अंदर काम कर रही हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं और उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जा रहे हैं। चाहे वो सोशल मुद्दे हों, एनवायरमेंटल मुद्दे हों, हर तरीके का जो मुद्दा है वो सिविल सोसाइटी के माध्यम से उठाया जाता है। तो काफी सारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम क्या देखते हैं कि वो केवल अर्बन एरियाज में है। मार्जिनलाइज ग्रुप तक जो रिप्रेजेंटेशन है उनका अनइक्वल हमें देखने के लिए मिलता है।
पूर्ण प्रतिनिधित्व वो नहीं कर पा रहे हैं, और फॉरेन फंडिंग पे डिपेंड रहते हैं। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनेशनल डोनर्स की तलाश में रहती हैं, और जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो प्रायोरिटीज को इन्फ्लुएंस कर देते हैं उनकी, क्योंकि अब उन्हें चाहिए कि आपको फंडिंग मिले, तो फंडिंग के लिए कुछ चेंजेस वगैरह उनको करने पड़ते हैं अपने मुद्दों में। और अकाउंटेबिलिटी की कमी है, तो सरकार से तो अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एनजीओ के अंदर खुद ही भ्रष्टाचार होता है, वहां पर भी इतनी पारदर्शिता नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है एनजीओ पे कम हो जाता है, पॉलिसी पे इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं। कितनी भी पॉलिसी डिबेट वो कर ले, बट उनके पास इतनी पावर नहीं होती है। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी डिमांड्स को इग्नोर कर देते हैं, उनकी डिमांड्स को अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नीतियों पर जो उनका प्रभाव है वो भारी मात्रा में देखने के लिए हमें नहीं मिलता, केवल सीमित प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। और राजनीतिक दुरुपयोग का एक जोखिम है, तो कुछ संगठन क्या करते हैं कि सरकार के हितों से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर किसी सरकार के लिए काम कर रहे हो, जिसकी वजह से उनकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। तो सिविल सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन के समय सिर्फ एक इसका जो अच्छा फायदा हमें देखने के लिए मिलता है वो ये है कि जो वंचित वर्ग हैं ये उनकी आवाज के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, वंचित और कमजोर समुदायों को अपनी बात रखने का एक मंच ये प्रदान करते हैं। देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, पार्टिसिपेशन, इन सब चीजों को सेफ गार्ड करना, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हो गया आपका। वंचित वर्गों की ये आवाज बनते हैं, समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं, यानी कि ओवरऑल जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, यानी कि ये देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वैश्विक एकजुटता का निर्माण हो, यानी कि जो भी आपके कॉमन इश्यूज हैं सारे देश मिलकर उन पे काम करें। तो एट द फाइनल हम समझ चुके हैं दैट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, एंड ये इंश्योर करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। हाउएवर कुछ इश्यूज हैं जो हमें इनके साथ देखने के लिए मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी का इशू, यानी कि पारदर्शिता का, प्रतिनिधित्व का, इन सारे इश्यूज को हम देख पाते हैं। और क्योंकि कुछ चुनौतियां हैं इनके सामने, जैसे कि ये फॉरेन फंडिंग पे डिपेंड रहते हैं, और कभी कभी डर रहता है कि कहीं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना जुड़ जाए। तो एट द लास्ट हम कह सकते हैं कि नागरिक समाज लोकतंत्र की अंतरात्मा होते हैं और जनता की आवाज होते हैं। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे आपको देश के अंदर जो एथनिक पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एथनिक पॉलिटिक्स आखिर क्या होता है। एथनिक यानी कि जातीय राजनीति से आशय उन राजनीतिक गतिविधियों, आंदोलनों और मांगों से है जो भाषा, धर्म, जाति, जनजाति, संस्कृति या क्षेत्रीय पहचान पर संचालित होते हैं। इन इंडिया एथनिक पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, मतलब कि वो सारी गतिविधि, वो सारे आंदोलन और डिमांड्स जो किसी एक पर्टिकुलर भाषा, धर्म, जाति वगैरह से जुड़े हुए होते हैं। तो भारत के अंदर एथनिक पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज हमारी कंट्री में बहुत ही ज्यादा सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रिलीजन को लेके पॉलिटिक्स करना, कास्ट को, ट्राइब को लेके पॉलिटिक्स करना, ये सब हमारे देश में आम बात है, बिकॉज इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी, जहाँ पे वी हैव सीन वेरियस रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कास्ट, है ना। तो बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय समाज होने की वजह से यहाँ पे एथनिक पॉलिटिक्स काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। एंड आजादी के बाद हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे ना, उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स को क्या करा, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी थी। तो स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न समूहों और राजनीतिक रूप से संगठित होने और अपनी मांग को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। परिणाम स्वरूप जातीय पहचान राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व का एक महत्वपूर्ण आधार बन गई। ठीक है, यानी कि आजादी के बाद जब हमने देखा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आई, तो हमने सारे ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी, ताकि जो भी अलग अलग ग्रुप्स हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लेकर आया जा सके, जो उनकी एक आइडेंटिटी है ना, उनकी पहचान बनाई जा सके, उन लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। समझ में आया? तो बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि देश मल्टीकल्चरल और मल्टी एथनिक है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हर एक एथनिसिटी के लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर आए। अब हम इसके वेरियस फॉर्म्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिंग्विस्टिक आता है, जो भाषा के आधार पर होती है, जैसे कि जब हमने 1956 में अपने राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा था। फिर आपकी रीजनल पार्टीज आ जाती हैं जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज का यूज करती हैं। और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, तो आज के समय में जो कास्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉलिटिकल पार्टीज वोटर को जाति के नाम पे उनको मोबिलाइज कर लेते हैं।
है ना, मतदाताओं को क्या करते हैं, मोबिलाइज यानी कि संगठित कर लेते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं, रिजर्वेशन की लालच उन लोगों को देते हैं, ताकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट के नाम पे लोगों को एकजुट किया जा सके। फिर धर्म के नाम पे भी हम देखते हैं कि राजनीतिक विमर्श, चुनावी व्यवहार को धर्म ने बहुत प्रभावित किया है। अलग अलग जो रिलीजन्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट करना, अपनी डिमांड्स को, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, फिर आपकी ट्राइबल पॉलिटिक्स होती है, तो जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मूवमेंट चलाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, कल्चर को, लैंड को लेकर वो मूवमेंट चलाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ में हमें ट्राइबल देखने के लिए मिलता है। तो क्या क्या हो गया आपका, फॉर्म्स में लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई वाला पूरा एक्सप्लेन करोगे, फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को पूरा एक्सप्लेन करोगे, कुछ एग्जांपल्स दोगे, फिर रिलीजियस पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन और ट्राइबल पॉलिटिक्स को, 4 हो गए। फिर आपके आते हैं रीजनल एंड सब नेशनल पॉलिटिक्स। तो कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे वो लोग कुछ ज्यादा ही ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि हमारा तो अलग ही स्टेट बना दो, या हमें तो इंडिया से ही अलग हो जाना है। तो कुछ ऐसे मूवमेंट जो हमें पंजाब में, असम में, तेलंगाना में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जहां पर सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड होती है, यानी पृथक राज्य बनाने की मांग होती है। तो एथनिक पॉलिटिक्स के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। पहला इम्पैक्ट ये होता है कि इससे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, क्योंकि जो भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है। और कल्चरल जो आइडेंटिटी है ये इसे प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी कम्युनिटीज हैं वो अपनी भाषा, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको यहाँ पे एक वॉइस मिलती है। जातीय लामबंदी के माध्यम से वंचित समूहों को राजनीतिक आवाज और भागीदारी प्राप्त होती है। संघवाद को सुदृढ़ करना भी इसका एक काम है। तो ये 3-4 इसके आपके बेनिफिट्स हो जाएंगे। देन आप इसके चैलेंजेस की बात करोगे कि कभी कभी जब भारी मात्रा में एक्सट्रीम लेवल पे होता है, ये सब ये डिमांड करते हैं, तो एथनिक आइडेंटिटी की वजह से देश के इंटीग्रेशन के लिए खतरा होता है, वो कहीं देश ना बढ़ जाए, इस चीज का खतरा आ जाता है। वॉयलेंस भारी मात्रा में हमें देखने के लिए मिलता है, कास्ट के नाम पे, कम्युनल पॉलिटिक्स के नाम पे आप वॉयलेंस देखते हो। वोट बैंक पॉलिटिक्स हो पाती है, तो राजनीतिक दल, क्योंकि उन्हें चुनाव में लाभ चाहिए, तो जातीय पहचानों का वो दुरुपयोग करते हैं, और जो मेन मुद्दे होते हैं उनसे दिमाग भटक जाता है, डेवलपमेंट से दिमाग भटक जाता है, और वोट बैंक पॉलिटिक्स होने लग जाती है। समाज जो है वो बढ़ जाता है, अलग अलग कम्युनिटीज जो है वो अपने आप को एक दूसरे से अलग समझने लग जाते हैं, जिसकी वजह से देश में हार्मनी खराब होती है और कलेक्टिव प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। तो आइडेंटिटी के ऊपर अगर आप ज्यादा एम्फेसिस देते हो ना, तो देश में क्या होता है कि सेपरेट टेंडेंसीज जो है वो जग जाती हैं, लोग मतलब पृथक होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं देश से। तो एट द फाइनल हम समझ चुके हैं कि एथनिक पॉलिटिक्स इंडिया के डेमोक्रेसी का तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? क्योंकि देश ही हमारा इतना डाइवर्स है ना। बट इसने क्या करा है, जो भी हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उन्हें तो एम्पावर किया है, बट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, एथनिक मोबिलाइजेशन, इन सारी चीजों को इसने इंक्रीज किया है। तो एक बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की स्ट्रेंथ है। तो एथनिक आइडेंटिटीज का काम होना चाहिए देश को एनरिच करना, ना कि उन्हें डिवाइड करना। तो इम्पॉर्टेंट है कि एक बैलेंस हो जो देश की यूनिटी और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो नीचे कमेंट करके बताना, और अगर आपको इसमें कोई कमियां लगती हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में जब मैं सेकंड और थर्ड पार्ट अपलोड करूंगी तो हम उन चीज़ों को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके।